So welcome to Daily Current Affair. Today is 15th of April 2023. The question is, which metro becomes India's first metro train to run underwater? तो अभी अभी क्या हुआ है, इंडिया की पहली एक मेट्रो ट्रेन ऐसी बनी है जो कि पानी के नीचे से ट्रैवल की है। तो वो कहाँ पे है? दैट इज़ सी कोलकाता मेट्रो। सो कोलकाता मेट्रो इंडिया की पहली ऐसी मेट्रो बन गई है जो कि पानी के अंदर भी चलती है। अब हुआ क्या है, अब आपको कोलकाता का पता है, कोलकाता मेट्रो, ठीक है। हावड़ा ब्रिज का भी पता है आपको, जो कि कोलकाता में है। तो 12 अप्रैल 2023 को क्या हुआ, कोलकाता मेट्रो रीच्ड हावड़ा फ्रॉम कोलकाता, ठीक है। कोलकाता से हावड़ा तक ये पहुंची है। ए रिवर टनल फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया कैरिंग ओनली ऑफिसर्स एंड इंजीनियर्स। तो अभी इसका क्या हो रहा था, ट्रायल हो रहा था, उसमें ऑफिसर्स और इंजीनियर्स वही इसमें बैठे थे, ठीक है। दिस टनल इज़ बिल्ट अक्रॉस अ हुगली रिवर। तो आपको पता है हुगली रिवर कहाँ पे बहती है, कहाँ पे बहती है? वेस्ट बंगाल, कोलकाता में बहती है हुगली रिवर, ठीक है। अब हमने क्या जाना है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है हावड़ा, ठीक है। और इसके नीचे क्या है, और इसके यहाँ पे क्या है, इसके यहाँ पे है एक दूसरा, उसको बोलते हैं हम एस्प्लांडे, ठीक है। अब हमने कहाँ से जाना है, हावड़ा से एप्सिलैंडे तक जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे जाने के लिए क्या होगा, अब हमने यहाँ पे मेट्रो जो है वो स्टार्ट कर दी है। तो ये टोटल जो लेंथ है ना, ये है 4.8 किलोमीटर, ठीक है। तो इसमें जो टनल बनी है, वो जो ये ब्रिज, ये नदी है हुगली रिवर, ठीक है। इस नदी के अंदर, ठीक है, ये बनी है 520 मीटर की, 520 मीटर लंबी क्या बनी है, टनल बनी है। तो मेट्रो कहाँ से गई, आपके हावड़ा से लेके, ठीक है। इस मेट्रो जो अंडर वाटर है, पानी के नीचे जो टनल बनी है, उसके थ्रू कहाँ पे पहुँची है, एप्सिलैंडे पहुंची है, ठीक है। और ये 4.8 किलोमीटर का टोटल डिस्टेंस है हावड़ा टू एप्सिलैंडे। बट 520 मीटर इसमें क्या है, 520 मीटर वो टनल है जिसके थ्रू जो है वो हमारी ट्रेन गई है, ट्रेन नहीं सॉरी मेट्रो ट्रेन गई है, ठीक है। और इस टनल को कंप्लीट करने के लिए 45 सेकेंड्स लगते हैं ट्रेन को, ठीक है, मेट्रो ट्रेन को, ठीक है। तो सर्विसेज ऑन दिस रूट, ठीक है। तो टोटल जो सर्विसेज है इस रूट में, जो कोलकाता मेट्रो है वो सर्विस प्रोवाइड करेगा इसी साल से, ठीक है। वंस द सर्विसेज स्टार्ट, जब से ये सर्विस स्टार्ट हो जाएगी तो जो हावड़ा है वो बनेगा कंट्री का डीपेस्ट मेट्रो स्टेशन, जो कि 33 मीटर बिलो है सरफेस से। मतलब कि यहाँ पे आपका देखो, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पानी है, ठीक है। पानी से 30 मीटर नीचे जो है इसका स्टेशन बनाया गया है, ठीक है। अंडरग्राउंड स्टेशन जो है वो बनाया गया है, ठीक है। सो दिस टनल ऑफ कोलकाता मेट्रो हैज़ बीन built लाइक द यूरोस्टार ट्रेन पासिंग थ्रू द चैनल टनल इन यूरोप बिटवीन लंदन एंड पेरिस, ठीक है। और वहाँ पे क्या होगी, लंदन और पेरिस के बीच में क्या है, वहाँ पे चैनल है, इंग्लिश चैनल है, ठीक है। उस चैनल के उस चैनल के बीच में क्या होता है, वहाँ पे एक क्या बोलते हैं, टनल बनी है, ठीक है। और उसके बीच में क्या जाती है, ट्रेन जाती है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं हम यूरोस्टार ट्रेन्स, ठीक है। यूरोस्टार ट्रेन जो है यहाँ से जाती है लंदन से पेरिस तक। तो इसी की तर्ज पे हमने ये मेट्रो ट्रेन जो है वो अंडर वाटर चलाई है, कहाँ पे, कोलकाता में, दैट इज़ KMRC के अंडर, दैट इज़ कोलकाता मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के अंडर, ठीक है। अब KMRC के बारे में जानते हैं। तो आपको अगर क्वेश्चन आए कि सबसे ओल्डेस्ट और फर्स्ट इंडिया का मेट्रो कौन है, वो है कोलकाता मेट्रो रेल, ठीक है, KMRC। और ये 24 अक्टूबर 1984 को इंडिया का पहला मेट्रो बन गया था, ठीक है। नाउ अगेन फॉर द फर्स्ट टाइम ऑफ द कंट्री द टनल अंडर वाटर, ठीक है। पहला मेट्रो भी यही है, पहली अंडर वाटर मेट्रो चलाने वाला भी कौन है, कोलकाता मेट्रो, ठीक है। और जो ये कोलकाता मेट्रो जो ये टनल है ये 120 साल तक चलेगी, ठीक है। इस तरह की ये मेट्रो बनाई है। ये ऊपर से आपकी नदी जा रही है और नदी के बीच में से क्या बनाया गया है, ये टनल जो है बनाई गई है। और इस तरह से ये दिखेगी बाहर से, जब हम इसको देखेंगे टनल के बाहर से कि किस तरह से हमारी ट्रेन जा रही है, ठीक है। कोलकाता मेट्रो टनल की जो उम्र है वो 120 साल तक है। 120 साल तक हम इसमें सक्सेसफुली अपनी ट्रेन चला सकते हैं, ठीक है। तो जनरल मैनेजर ऑफ कोलकाता रेलवे कौन है, P उदया कुमार रेड्डी। और MD ऑफ कोलकाता रेल कॉरपोरेशन के कौन है, HN जायसवाल।
इंडिया रैंक्ड डैश डैश इन द वर्ल्ड मोस्ट क्रिमिनल कंट्रीज रैंकिंग, दैट इज़ भी 77th। तो इंडिया की जो रैंकिंग आई है वो आई है 77th, किस में? मोस्ट क्रिमिनल कंट्रीज़ की रैंकिंग में। और ये किसने निकाली है? ये निकाली है वर्ल्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने। वर्ल्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसका नाम है मोस्ट क्रिमिनल कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, इसमें क्या है, जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट क्राइम जो है जिस कंट्री में होते हैं वो है सबसे पहले पे वेनेजुएला, फिर पपुआ न्यू गिनी, साउथ अफ्रीका, अफ़गानिस्तान, होंडुरस, त्रिनिदाद एंड टोबैगो, गुयाना, एल साल्वाडोर, ब्राज़ील एंड जमाइका। तो ये टॉप 10 है। ठीक है, और इंडिया का इसमें नंबर है 77। और आपको जान के ये हैरानी होगी कि इंडिया यूएस से भी आगे है, मतलब कि यूएस से भी पीछे है। यूएस इसमें बहुत आगे है, मतलब कि क्राइम्स में यूएस और यूके इंडिया से आगे हैं। यूएस का नंबर है 55 और यूके का नंबर है 65। इसमें टर्की, जर्मनी और जापान इसमें लीस्ट क्रिमिनल कंट्रीज़ में आते हैं। ठीक है, टर्की का रैंक है 92, जर्मनी का है 100 और जापान का सबसे लोएस्ट है 135। ठीक है, और इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली जो अफ़गानिस्तान है ना वो चौथे नंबर पे है क्राइम रेट में। यहाँ पे क्या होती है, यहाँ पे 76 क्राइम होते हैं पर 1 लाख पीपल, मतलब कि 1 लाख पीपल के मुकाबले में यहाँ पे 76 जो है वो क्राइम होते हैं। ठीक है, और ये कैसे निकाला गया, इसका फॉर्मूला क्या है निकालने का, यूपीएससी वाले इसको ध्यान दें कैसे निकालेंगे। दैट इज टोटल नंबर ऑफ जितने भी रिपोर्टेड क्राइम है उसका टोटल नंबर डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन मल्टीप्लाई बाय 1 लाख। तो इस तरह से जो है हमने ये डाटा कैलकुलेट किया है। अब कुछ और इंडेक्सेस है जिसमें इंडिया की रैंकिंग, जो लेटेस्ट इंडेक्स आए हैं जिसमें इंडिया की रैंकिंग है। ठीक है, कौन कौन सी रैंकिंग है और किस किस ने उसको टॉप किया है। लाइक ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में किसने इसको निकाला है, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। इंडिया का रैंक है 13th, टॉप्ड बाय अफगानिस्तान। क्यूएस बेस्ट सिटीज़ रैंकिंग 2023 जो क्यूएस ने निकाली है, इसमें 103rd पे मुंबई, 114th पे बेंगलुरु, 125th पे चेन्नई, 129th पे दिल्ली। और टॉप किसने किया है क्यूएस रैंकिंग में, दैट इज़ लंदन यूके। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में किसने निकाली है, ग्लोबल फायर पावर ने। इंडिया का रैंक है 4th, पहले नंबर पे यूनाइटेड स्टेट्स, दूसरे पे रशिया, तीसरे पे चाइना और चौथे नंबर पे है इंडिया। इंटरनेशनल आईपी इंडेक्स में किसने निकाली है, यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने। इंडिया का रैंक है 42nd और टॉप की 3 कंट्रीज़ हैं यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम एंड फ्रांस। क्रिप्टो करेंसी एडॉप्शन रैंक 2023 जो कि निकाली है हेज विद क्रिप्टो रिसर्च ने। इंडिया का रैंक है 7th, टॉप 3 कंट्रीज़ हैं ऑस्ट्रेलिया, यूएसए एंड ब्राज़ील। मोस्ट पॉल्यूटेड नेशंस रैंकिंग में इंडिया का रैंक है 8th और इसको रिलीज़ किया है किसने, स्विस एयर ट्रैकिंग इंडेक्स IQ एयर ऑफ स्वीडन इन कोलैबोरेशन विद UNEP एंड ग्रीन पीस। ठीक है, इसमें जो टॉप 3 पॉल्यूटेड सबसे ज़्यादा पोल्यूशन वाली कंट्रीज़ हैं वो है चाड, इराक एंड पाकिस्तान। इंडिया का रैंक है 8th। ग्लोबल आर्म इम्पोर्टेंट सबसे ज़्यादा जो आर्म्स हैं वो कौन इम्पोर्ट करता है। ठीक है, ये कौन पब्लिश करता है, ये आपने याद रखना है। ये पब्लिश करता है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, दैट इज़ सिप्री ने ये रिपोर्ट निकाली है। इंडिया इसमें पहले नंबर पे है, मतलब कि सबसे ज़्यादा जो आर्म्स हैं, सबसे ज़्यादा जो हथियार है इंडिया खरीदता है। ठीक है, इम्पोर्टर। ठीक है, पहले नंबर पे ईरान, दूसरे पे सऊदी अरेबिया, तीसरे पे कतर, चौथे पे ऑस्ट्रेलिया, पाँचवें पे चाइना। हु इज़ द ऑथर ऑफ द वुड who is the author of the book Courting India, England, Mughal India and the Origin of Empire book, that is a नंदिनी दास। तो नंदिनी दास जो है ये एक प्रोफेसर है, कहाँ की, इंग्लिश लिटरेचर की प्रोफेसर है, कहाँ की, यूनिवर्सिटी ऑफ लिवरपूल, यूनाइटेड किंगडम की। उन्होंने एक बुक लिखी है कॉर्टिंग इंडिया, इंग्लैंड, मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन ऑफ एम्पायर, इन्होंने ये बुक लिखी है। ठीक है, इस बुक में इन्होंने ये बताया है कि जिस तरह से जैसे मुगल इंडिया था, ठीक है, बाहर से क्या आए, ब्रिटिशर्स आए। ठीक है, तो किस तरह से ब्रिटिशर्स और मुग़ल इंडिया के बीच में किस तरह से हमारा कल्चर का आदान प्रदान हुआ, हमारे एजुकेशन का आदान प्रदान हुआ। और ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें जो इस बुक में बताई गई है। और इसमें
ये भी बताया गया है कि जो इंग्लिश के जो मर्चेंट्स हैं, जो ट्रेडर्स हैं, उनको न्यू मार्केट फाइंड करने में क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ आई 1570 में। और इसमें एक ऑथर और है जिसका नाम है रिचर्ड हैक्ल्यूट्स, जो कि हिस्ट्री के एक बहुत ही ज़्यादा क्या थे, इन्होंने एक बुक लिखी थी प्रिंसिपल नेविगेशंस वोयाग्स ट्रैफिक एंड डिस्कवरीज ऑफ द इंग्लिश नेशन। मतलब कि जो इंग्लिश नेशन है, ब्रिटेन है, वो किस तरह से कैसी 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 ट्रेड करके कैसी कैसी नेविगेशन यूज़ करते थे, किस तरह का ट्रैफिक यूज़ करते थे, और किस तरह से हमारा जो नेशन है वो बना है। वो जो बुक लिखी थी वो लिखी थी रिचर्ड हैक्ल्यूट्स ने। ठीक है, तो रिचर्ड हैक्ल्यूट्स के जो व्यूज़ हैं उनसे इंस्पायर होते हुए भी इन्होंने ये वाली बुक जो है ये लिखी है। ठीक है, मोर अबाउट द बुक्स अबाउट 2023 में जो बुक्स निकली हैं उनके बारे में जानते हैं। वॉर एंड वीमेन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि M.A. हसन ने लिखी है। बसु चटर्जी एंड मिडल ऑफ द रोड सिनेमा, ये लिखी है अनिरुद्ध भट्टाचार्य जी ने। गांधी पॉलिटिक्स एंड सेक्ट, ये लिखी है पीयूष बाबेले ने। फुलांगे लेखाकांत छेत्री, राइटर फ्रॉम दार्जिलिंग। ए मैटर ऑफ हार्ट, एजुकेशन इन इंडिया, रिटन बाय अनुराग बेहर। बिपिन, द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म, रचना बिस्वत रावत ने लिखी है। एज गुड एज माई वर्ड, दैट इज़ KM चंद्रशेखर ने लिखी है। मुंडका उपनिषद, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, द गेटवे टू इटर्निटी, ये लिखी है डॉक्टर करम सिंह, ex-MPs। Gaunt paintings gets GI tags, it is associated with, दैट इज़ सी मध्य प्रदेश। सो जो गॉन्ट पेंटिंग्स हैं कहाँ की, मध्य प्रदेश की, उनको GI टैग जो है वो मिल गया है। GI का मतलब क्या होता है, जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। ठीक है, तो गॉन्ट पेंटिंग्स कहाँ की, मध्य प्रदेश की, उनको GI टैग जो है वो मिल गया है। ठीक है, तो जो पठानगढ़ विलेज है, डिंडोरी डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश की, वो क्या बनाती है, वो इस तरह की गॉन्ट पेंटिंग्स जो है वो बनाती है। ये बहुत ही पुराना एक आर्ट फॉर्म है जो कि मध्य प्रदेश वाले जो पटनागढ़ विलेज है वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा क्या है ये प्रचलित है। और इसको क्या है, जैसे इसको GI टैग मिला तो इसकी वजह से क्या हुआ, स्टेट की भी रिकॉग्निशन होगी और इन कामदारों की, इन आर्टिस्ट की भी कदर होगी पूरे के पूरे इंटरनेशनल लेवल पे। और इस तरह की पेंटिंग्स, अब क्या होगा, जो इस तरह की जो पेंटिंग्स है ना वो जो है ऑथोराइज्ड पीपल, ठीक है, जिनको GI टैग मिला हुआ है ना, GI टैग में जो नाम आए हैं, जिन्होंने ये GI टैग लिया है, वही इस तरह की गॉन्ट पेंटिंग्स जो है बना सकते हैं और गॉन्ट पेंटिंग्स के नाम पे बेच सकते हैं। इस वजह से उनको क्या होगा, काफ़ी ज़्यादा इकॉनमी वाइज उनको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। ठीक है, तो GI टैग किसी भी संस्था को या किसी भी एरिया को और किसी भी स्टेट को ओनली 10 साल के लिए मिलता है। ठीक है, तो GI टैग के बारे में मैंने आपको बहुत सारी वीडियोस में काफ़ी कुछ बताया भी है। तो आई होप कि आपको GI टैग के बारे में बहुत कुछ पता है। ठीक है, तो जो GI टैग है वो जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999 में आया था इंडिया में, और उसके बाद ये स्टार्ट हुआ था 2003 से, सितंबर 2003 से, और 2004-05 को इंडिया में पहला जो GI टैग मिला था वो मिला था दार्जिलिंग की चाय को। The 2023 Asian Wrestling Championship is being organized in, that is T, अस्ताना कजाकिस्तान। तो 2023 में जो एशियन रेसलिंग चैम्पियनशिप हो रही है वो हो रही है अस्ताना कजाकिस्तान में। ठीक है, ऑन April 13 इंडियन रेसलर, तो इसमें इंडिया को जो रेसलर हैं अमन शेरावत, उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। पहला गोल्ड मेडल जो है इन्होंने जीता है एशियन वर्ल्ड चैम्पियनशिप में इंडिया के लिए इन मेंस 57 कैटेगरी फ्री स्टाइल में एशियन रेसलिंग चैम्पियनशिप 2023 जो कि अस्ताना कजाकिस्तान में हो रही है। ठीक है, शेरावत वन गोल्ड मेडल बाय डिफीटिंग अलम समान बेकोव। ठीक है, इनको ये किर्गिस्तान के हैं, इनको हरा के इन्होंने 9-4 से हरा के इन्होंने क्या जीता है, पहला गोल्ड जीता है एशियन रेसलिंग चैम्पियनशिप 2023 का इंडिया के लिए। ठीक है, द फर्स्ट एशियन रेसलिंग चैम्पियनशिप वॉज, ठीक है, जो पहली एशियन रेसलिंग चैम्पियनशिप है वो ये थी 1979 में तेहरान ईरान में। अब कुछ और रेसलर्स हैं इंडिया के, लाइक निशा दहिया, उन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। ठीक है, निशा जो है वो फाइनल मैच किससे हारी है, जापान की अमी इशी से हारी है। ठीक है, और प्रिया मलिक को क्या मिला है, ब्रॉन्ज मेडल मिला है। अंतिम फंगल को भी क्या मिला है, सिल्वर मेडल मिला है। ठीक है, जो गोल्ड मेडल जी मिला है आपने याद रखना है अमन शेरावत
रावत जी को गोल्ड मेडल मिला है 2023 की जो एशियन रेसलिंग चैम्पियनशिप है। अब कहाँ पे हो रही है? कजाकिस्तान में हो रही है। तो कजाकिस्तान के बारे में जानते हैं, अभी आपको यहाँ पे बताता हूँ मैं आपको, ठीक है। कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान एंड तुर्कमेनिस्तान, ये जो 5 कंट्रीज़ है ना, इनको सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ बोलते हैं, ठीक है। अब SCO की बात आती है, शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की, ठीक है। इसके जो मेंबर्स हैं, इसके टोटल मेंबर्स हैं अभी 8, ठीक है। इंडिया, पाकिस्तान, रशिया, चाइना, ठीक है, 4 ये हो गए। और इसमें से 4 और आप ऐड कर लो, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ठीक है। उसमें से तुर्कमेनिस्तान को हटा दो। तुर्कमेनिस्तान एक ही ऐसी सेंट्रल एशियन कंट्री है जो SCO को रिप्रेजेंट नहीं करती है, ठीक है। तो ये क्या है? एक सेंट्रल एशियन कंट्री है कजाकिस्तान, जो कि 1991 में किससे अलग हुआ था? सोवियत यूनियन, जिसको हम आजकल रशिया बोलते हैं, उससे ये अलग हुआ था। और ये 9th लार्जेस्ट कंट्री है पूरे वर्ल्ड की बाय लैंड एरिया, ठीक है। और ये कैप्सिन सी से स्टार्ट होके वेस्ट टू द अटलाई माउंटेन्स, ठीक है, ईस्ट तक फैली हुई है, ठीक है। इसकी जो कैपिटल है कजाकिस्तान की, वो है नूर सुल्तान, विच वॉज रीनेम्ड फ्रॉम अस्ताना, ठीक है। पहले इसका नाम था अस्ताना, फिर इसका नाम रखा नूर सुल्तान, अब फिर से इसका नाम अस्ताना रख दिया गया है, ठीक है। तो अलमाटी इसकी सबसे लार्जेस्ट सिटी है कजाकिस्तान की, जो कि इसकी कैपिटल हुआ करती थी 1990 से पहले, ठीक है, आज़ादी से पहले। तो अभी इसकी कैपिटल कहाँ पे है? अभी इसकी कैपिटल है अस्ताना में। विच इंस्टीट्यूशन launched the C-Vigil ऐप, दैट इज़ सी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने C-Vigil ऐप जो है वो लॉन्च किया है। क्यों लॉन्च किया है? जिस तरह की बहुत सारी धांधलियाँ होती है, कभी कभी आपको पता है कि जैसे पोलिंग बूथ होता है, तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा क्या होती है, काफ़ी ज़्यादा हुड़दंग मचाते हैं लोग, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट होता है, कोई इलीगल तरीके से वोटिंग करते हैं, ठीक है, कोई मतलब कि पार्शियलिटी करते हैं वोटिंग में, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है, इसको बोलते हैं मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, ठीक है, उसका वायलेशन करना। तो अगर कोई इस तरह की हरकतें करता है तो आप C-Vigil ऐप पे जाके उसकी कंप्लेंट जो है यहाँ पे कर सकते हैं। रैबिट हेमोरेजिक डिजीज़ इज़ प्रिवेंटली स्प्रेडिंग इन विच कंट्री, दैट इज़ डी न्यूजीलैंड, ठीक है। जो ये रैबिट हेमोरेजिक डिजीज़ है, ठीक है, ये प्रिवेंटली मतलब कि जो न्यूजीलैंड वाले हैं ना, ये जानबूझ के ये बीमारी जो है वो फैला रहे हैं, ठीक है। क्यों फैला रहे हैं? अभी आपको पता है कि न्यूजीलैंड में क्या होता है, बहुत सारा एग्रीकल्चर होता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होते हैं, वाइल्ड जो रैबिट्स हैं या फिर जो पेट रैबिट्स हैं, डोमेस्टिक और जो वाइल्ड रैबिट्स हैं, वो आ जाते हैं और इनकी फसल को बर्बाद कर देते हैं, और वो इनकी संख्या बहुत ज़्यादा हो गई है, ठीक है। अब अपनी फसल को बचाने के लिए प्रिवेंट अपनी जो फसल है उनको प्रिवेंट करने के लिए ये ऐसा सोच रहे हैं कि ये रैबिट हेमोरेजिक डिजीज़ जो है वो फैलाएंगे, जिसकी वजह से क्या हो जाएंगे, इस तरह के जो बहुत ज़्यादा इनकी संख्या हो गई है रैबिट्स की, इनकी संख्या जो है वो कम हो जाए, इनको मार दिया जाए। तो ये कौन सोच रहा है करने की? दैट इज़ न्यूजीलैंड। डैश becomes first country to approve Oxford malaria vaccine for children, that is D घाना। तो घाना ऐसी कंट्री बन गई है, पहली कंट्री बन गई है पूरे के पूरे वर्ल्ड की जिन्होंने अप्रूव किया है ऑक्सफोर्ड की मलेरिया वैक्सीन को, ठीक है, किसको? जो चिल्ड्रन है, छोटे बच्चे हैं, उनको देने के लिए उसको अप्रूव कर लिया गया है, ठीक है। तो घाना हैज़ मेड द हिस्ट्री बिकमिंग द फर्स्ट कंट्री टू अप्रूव द हाईली इफेक्टिव मलेरिया वैक्सीन डेवलप्ड बाय साइंटिस्ट एट द यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड इन द UK। तो यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड में जो है वो UK में है, वहाँ पे बैठे साइंटिस्ट ने इसको बनाया है। ये मलेरिया की एक वैक्सीन है, ठीक है, जो कि 77%, 74 एंड 77% जो है वो इफ़ेक्टिव है, ठीक है। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंगली जो भी वैक्सीन 75% की एफिशिएंसी या उससे ज़्यादा एफिशिएंसी रखती है उसको हम यूज़ कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये बता रहा है 77% एफिशिएंसी, तो इसका मतलब कि हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो घाना ने इसको अप्रूव कर दिया है कि अपने बच्चों को ये वाली वैक्सीन लगा देंगे, ताकि वहाँ पर आपको पता है घाना में क्या होती है, बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी होती है, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, जिसकी वजह से वहाँ पर बहुत ज़्यादा मच्छर आ जाते हैं, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, वहाँ पर मलेरिया एक कॉमन बीमारी है और वहाँ पे लोग भी बहुत ज़्यादा मरते हैं। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए बच्चों पे पहले ही ये वाली वैक्सीन लगा देंगे, मलेरिया वैक्सीन, ठीक है, जिसका नाम है R21 मैट्रिक्स M, ठीक है। ये याद रखना है अपने, R21 मैट्रिक्स M एक मलेरिया की एक वैक्सीन है जो कि घाना वाले लगा रहे हैं अपने बच्चों को, ठीक है।
ठीक है। बैसाखी 2023 हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ विच स्टेट, दैट इज़ ए पंजाब। तो बैसाखी एक पर्व है, एक उत्सव है, एक फेस्टिवल है, कौन सी स्टेट का? पंजाब का स्टेट का। हार्वेस्ट फेस्टिवल इसको इसीलिए बोलते हैं क्योंकि इस दिन से आपकी जो गेहूं है, ठीक है, गेहूं है जो पंजाब है उसको काटना ये स्टार्ट कर देते हैं, तब इसको हार्वेस्ट फेस्टिवल बोलते हैं, ठीक है। तो ये सिख कम्युनिटी में एक बहुत ही बड़ा त्यौहार जो है वो होता है। इसमें फैमिली और फ्रेंड्स इकट्ठे हो जाते हैं और एक स्पेशल डिशेज बनाते हैं, ठीक है। और कई लोग गुरुद्वारा में जाके प्रेयर्स भी ऑफर्स करते हैं, लंगर भी ऑफ़र करते हैं, ठीक है। इस तरह के अदर फेस्टिवल्स हैं, लाइक पंजाब के जो अदर फेस्टिवल्स हैं वो है लोहड़ी, बैसाखी, गुरु पर्व। तो ये सारे के सारे फेस्टिवल आपके पंजाब में हैं। अब कुछ और करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चंस हैं पंजाब से रिलेटेड पिछले कुछ टाइम से, ठीक है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, वो मैंने यहाँ पे रखे हैं। लाइक फर्स्ट स्टेट लेवल श्रिम्प मेला जो है वो पंजाब में हुआ था कुछ टाइम पहले। पंजाब गवर्नमेंट लॉन्चेस स्कूल ऑफ एमिनेंस प्रोजेक्ट इन मोहाली जो कि पंजाब में आता है। एशियाज़ लार्जेस्ट कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट इनेगोरेटेड इन संगरूर पंजाब। पीएम मोदी इनेगोरेट्स होमी भाभा सेंटर हॉस्पिटल इन मोहाली। चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम जो है वो चेंज करके शहीद भगत सिंह एयरपोर्ट रखा गया है। दिल्ली एंड पंजाब गवर्नमेंट, ठीक है, दिल्ली और पंजाब दोनों में आपकी सरकार है, आम आदमी पार्टी की, तो इन दोनों ने एक नॉलेज शेयरिंग एग्रीमेंट जो है वो साइन किया है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।